वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के प्रथम चैप्टर के बारे में, यानी कि चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा होने वाली है, जिसमें आप प्लेटो से रिलेटेड तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्लेटो का साम्यवाद आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य को लेकर के क्या बातें बताई, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, शिक्षा को लेकर के प्लेटो ने क्या बातें बताई, शिक्षा सिद्धांत उनका क्या है, उनका साम्यवाद का सिद्धांत क्या है, और उन्होंने दार्शनिक राजा की या दार्शनिक शासक के बारे में क्या बातें बताई, जो दार्शनिक शासक है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं प्लेटो के अनुसार, सब कुछ समझेंगे। तो ये 4-5 सिद्धांत जो है प्लेटो के, इसको आपको पढ़ना है चैप्टर संख्या 1 में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। फिर चैप्टर 2 आएगा जिसमें हम अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में भैया? अरस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। अरिस्टोटल। अरस्तु कौन है? तो प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, ठीक है। अच्छा, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, ठीक है, जिनको सोक्रेटिस कहते हैं, सुकरात, ठीक है। तो सुकरात किसके गुरु हैं? प्लेटो के गुरु सुकरात हैं। और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु के बारे में इसके बाद में हम चैप्टर संख्या 2 में पढ़ेंगे। बीए के जब आप 4th सेमेस्टर में होते हैं महोदय, तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ना होता है, विचारों के बारे में जानना होता है। तो राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र सेमेस्टर 4 यानी कि बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर, मेजर माइनर किसी भी टाइप का हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सभी के लिए है। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके उत्तर में या उनके सिद्धांतों, मतलब सारे सिद्धांतों को जो मैंने यहाँ पर लिखा सब कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन इनको मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चर्चा करूँगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इन सभी से रिलेटेड, जो कि कई बार परीक्षा में आते हैं। देखिए, आपकी परीक्षा चाहे MCQs बेस्ड हो तो भी आपके लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, और चाहे परीक्षा आपकी लिखित बेस्ड हो तो भी इंपॉर्टेंट होगा। प्लेटो से बनने वाले समस्त प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ चैप्टर संख्या 1 होगी ये। इसके अलावा आपको बता दूं कि MCQs जो क्वेश्चंस होंगे उसको लेकर के जो है तैयारी चल रही है। जल्द ही आपकी MCQs मॉडल पेपर, लगभग 5 से 6 मॉडल पेपर आपके आ जाएंगे, जिसको आप आसानी से देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस उतना पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएगा हर एक क्षेत्र में, चाहे परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। देखिए, 6-7 क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न प्लेटो से रिलेटेड नहीं बनेगा। तो प्लेटो का ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला आपका टॉपिक है प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बनेगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, या फिर प्लेटो का आदर्श राज्य ऐसे लिख करके आपका छोड़ देगा, ठीक है, या उसके बारे में टिप्पणी करें। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। आदर्श राज्य क्या होता है? आदर्श माने होता आइडियल, राज्य माने स्टेट। यानी अरस्तु ने एक राज्य को अच्छा राज्य के रूप में, या प्लेटो ने राज्य की क्या विशेषताएं बताई हैं कि एक राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या प्लेटो ने जो राज्य की कल्पना करी है उस राज्य में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और वहाँ का राजा कैसा होना चाहिए, वहाँ पर शिक्षा का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, साम्यवाद की विचारधारा कैसी होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया। एक एक पॉइंट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के आधारभूत तत्व अथवा उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, लिखेंगे। क्या? पहली विशेषता, दार्शनिकों का शासन। क्या भाई? दार्शनिकों का शासन पहली विशेषता इसकी हो गई, ठीक है। इसके अलावा दार्शनिकों के शासन में, यानी कि राजा जो होगा यहाँ पर वो शासन करेगा, राजा जो होगा वो दार्शनिक होगा। सबसे पहली बात, अरस्तु का जो आदर्श राज है उसमें जो दार्शनिक व्यक्ति होगा वही राजा बनेगा, जो विद्वान होगा वही राजा बनेगा। यानी कि राजा का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि राज्य जो होता है वो आगे बढ़ता है, राज्य में नैतिकता आगे बढ़ती है, राज्य में मोरलिटी जो है डेवलप होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा को पढ़ा लिखा होना चाहिए। राजा जब भी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को देखे तो उसके अंदर एक दार्शनिक जो माइंडसेट है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक आम नागरिक देखता है किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, उस पैटर्न के या उस दृष्टिकोण से उस राजा को नहीं देखना चाहिए। राजा का एक प्रकार से एक विस्तृत धरातल पर उसका माइंड पटल होना चाहिए, उसका जो दिमाग है या उसका सोचने समझने की क्षमता जो है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, व्यापक धरातल पर सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दार्शनिक कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जैसे कि मान लेते हैं हमने देखा कि ये घड़ी है, अब ये घड़ी हमने देखा
तो आम नागरिक देखेंगे कि घड़ी है, भाई समय देख लिया, तो वो देख रहे हैं कि घड़ी में समय देखने के लिए देख रहे हैं सामान्य जनता। लेकिन इसी घड़ी को अगर कोई दार्शनिक देखेगा, मान लेते हैं हम देख रहे हैं, हम मान लो कि दार्शनिक हैं, तो हम देखेंगे तो क्या हमारे मन में प्रश्न उठेगा, दर्शन, दर्श परस मज्जन और पाना। दर्शन माने होता है देखना, ठीक है, और दर्शन और क्या होता है फिर, और शास्त्र, शास्त्र माने तो उसको देख करके उसके बारे में जानना ही दर्शन कहलाता है। फिलोसॉफी, फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। फिलोस यानी कि ज्ञान और सोफिया माने प्रेम। तो इस तरीके से जो है प्रेम के प्रति या ज्ञान के प्रति जब प्रेम हो जाता है, ज्ञान के प्रति अनुराग हो जाता है, तो वही चीज़, जैसे हमने देखा कि ये घड़ी है, ये घड़ी क्यों बनी, तो पता चला कि समय देखने के लिए बनी। इस घड़ी को किसने बनाया, तो पता चला कि फलाने व्यक्ति ने बनाया। कब बनाया, किस तरीके से बनाया, इसमें किस किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, कितनी मेहनत लगी होगी इसमें, ठीक है। तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम इस घड़ी को देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह घड़ी एक प्रकार से क्यों बनी, कैसे बनी, ठीक है, इसकी लाइफ वैल्यू कब तक है। ऐसे तमाम प्रकार के जब सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं किसी चीज़ को देखने के बाद में, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो ये चीज़ें जब उठने लगती हैं आपके दिमाग में, तब आप समझो कि आप एक दार्शनिक बुद्धि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और कोई राजा जब इसको देखेगा, कोई दार्शनिक देखेगा, तो इसी प्रकार के उसके मन में क्वेश्चन उठेगा। लेकिन जब एक सामान्य नागरिक देखेगा तो वो सोचेगा कि ये घड़ी बस केवल घड़ी ही है, केवल समय बताती है बस। लेकिन ये कैसे बनी, क्यों बनी, ठीक है, इसके पीछे का पूरा रहस्य जानना, उसको टटोलना, खोजबीन करना ही दार्शनिक जो है विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो जब राजा एक दार्शनिक होगा बेटा, तो वह राज्य जो होगा वो बहुत आगे जाएगा। तो अरस्तु सबसे पहले कहते हैं कि राजा जो है या शासक जो है, उसका पढ़ा लिखा या उसका दार्शनिक बुद्धि उसकी बहुत जरूरी है होना, ठीक है। तो दार्शनिकों का शासन, प्लेटो एथेंस की भ्रष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्षुब्ध था। क्योंकि जिस समय प्लेटो थे एथेंस में, उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी, बेकार थी उस समय की व्यवस्था। प्लेटो बिल्कुल उससे नाराज़ रहा करते थे। उसके शासक गण भ्रष्टाचार में लिप्त थे उस समय, अच्छे शासक के गुणों से रहित थे, यानी अच्छे शासक के गुण उनमें नहीं थे। उसने अपने सुप्रसिद्ध और सर्वोत्तम ग्रंथ रिपब्लिक, रिपब्लिक किसका ग्रंथ है, प्लेटो का ग्रंथ है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा आता है। रिपब्लिक, द लॉज, ठीक है, ये तमाम पुस्तकें प्लेटो की हैं। प्लेटो बहुत विद्वान है। रिपब्लिक पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस पुस्तक में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए या राजाओं और युवराजों में दर्शन की शक्ति ना आ जाए, नगरों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यानी जब तक राजा पढ़ा लिखा नहीं होगा, युवराज पढ़ा लिखा नहीं होगा, युवराज और राजा के दिमाग जो है एक दार्शनिक की तरह नहीं काम करेंगे, तब तक जो है जनता ऐसे ही अत्याचार का सामना करेगी और जनता या नगरों में जो बुराइयां हैं वो फैली रहेंगी, ठीक है। दार्शनिक होना राजा का बहुत जरूरी है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि दार्शनिक से उसका तात्पर्य दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी अथवा दर्शन शास्त्र के ज्ञाता से नहीं था। यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक जो है विवेक की प्रतिमूर्ति होती। जब कोई व्यक्ति दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होता है या कोई दार्शनिक होता है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता किसी मुद्दे के प्रति एक अलग टाइप की हो जाती है। और उसी सोचने समझने की क्षमता, विवेक, बुद्धि और तर्क या चिंतनशील प्राणी बनने को ही दार्शनिक कहता है प्लेटो। तो प्लेटो ये है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। लेक्चर आप मुझको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज, वह एक ऐसा व्यक्ति होता है दार्शनिक मतलब राजा, जिसमें मानव के सभी श्रेष्ठ गुण होते हैं, जिसमें एक उच्च क्वालिटी के मनुष्य के सारी क्वालिटीज़ विद्यमान होती हैं। ऐसे दार्शनिक की बात करता है, ऐसे दार्शनिक विचारधारा को एक राजा के अंदर जो है देखने का काम करता है या बताता है कि दार्शनिक के अंदर, एक राजा के अंदर ऐसे दार्शनिक गुण होने चाहिए, ठीक है। ये प्लेटो बताता। तो सबसे पहली बात, इसके आदर्श राज की कल्पना में दार्शनिकों का शासन, यानी कि राजा दार्शनिक हो, युवराज दार्शनिक हो, या उनके अंदर विवेक, तर्कशील जो है चिंतन शक्ति, मनन करने की क्षमता, ये सब हो, ठीक है। पहली पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। दूसरी विशेषता आदर्श राज्य की क्या है, यही सब आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं। अब ये इतना पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं फंसेगा आपका। देखिए दूसरा, शासक की निरंकुश स्थिति। निरंकुश स्थिति यहाँ पर, यानी प्लेटो कहता है कि शासक की निरंकुश स्थिति होती है। प्लेटो ने अपने राज्य, आदर्श राज्य के लिए जिस दार्शनिक शासक अथवा दार्शनिक राजा की परिकल्पना करी है, उसकी स्थिति निरंकुश है। निरंकुश मतलब कि है स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भाव ही मन ही करई जोई सोई। यानी एक ऐसा राजा की कल्पना करता है प्लेटो जिस पर
अंकुश नहीं है, किसी प्रकार का कोई चाबुक नहीं लगा है कि राजा को कंट्रोल किया जा सके, यानी राजा निरंकुश शासक है। ठीक है, उसकी स्थिति निरंकुश है, अर्थात उस पर कानून और जनमत का कोई नियंत्रण नहीं होता, जनता उसको गद्दी से नहीं हटा सकती, जनता का उस राजा पर नियंत्रण नहीं है, राजा एक प्रतिमूर्ति होती है। यद्यपि प्लेटो के दार्शनिक शासक की निरंकुश स्थिति है, तथापि वह स्वेच्छाचारी शासक नहीं है, अपने मन का नहीं करता है, उससे अपेक्षा करता है कि वह संविधान के मूल प्रावधानों का पालन करेगा। यानी प्लेटो यहाँ तक कहता है कि भले वह निरंकुश होता है हमारा शासक, लेकिन वह जो है जो चीज़ें कानून में लिखी हैं, संविधान में लिखी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उससे आगे बढ़ करके काम नहीं करेगा, लेकिन उस पर जनता का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जनमत का कोई दबाव नहीं पड़ेगा, ये बात उन्होंने बता दी प्लेटो ने, और कानून का भी कोई दबाव नहीं होगा, बशर्ते कल्पना ये करी कि राजा जो होगा, जब राजा दार्शनिक होगा, तर्कशील होगा, बुद्धि होगी, उसके अंदर विवेक होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा, तो वो व्यक्ति बिना अंकुश के ही वो अंकुश में रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि निरंकुशता का मतलब यही हो गया कि जनता पर अत्याचार करेगा शासक। निरंकुश शासक अपने हिसाब से काम करेगा, चूंकि पढ़ा लिखा, इसीलिए अरस्तु ने पहले ही बता दिया कि राजा का पढ़ा लिखा, समझदार, विवेक संबद्ध तरीके से निर्णय लेने वाला होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने निरंकुशता यानी निरंकुश शासन की कल्पना करी। यानी शासक की स्थिति कहाँ, प्लेटो के यहाँ कैसी है, निरंकुश है, उस पर कोई अंकुश नहीं है कानून का भी, और ना ही कोई एक प्रकार से जनता का। क्लियर। तीसरी विशेषता इसके आदर्श राज्य की, आप सभी लोग इसको समझने का प्रयास करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तीसरी बात, शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था क्या भी मैं समझाऊंगा, बहरहाल यहाँ पर आप एक शॉर्ट टर्म में चीज़ों को समझें। शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था क्या है ये? प्लेटो इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे यानी परिचित थे कि परिवार तथा निजी संपत्ति की व्यवस्था व्यक्ति को स्वार्थी और भ्रष्ट बना देती है। यानी राजा की चाहे संपत्ति हो, चाहे किसी व्यक्ति की पर्सनल संपत्ति हो, अगर उसकी संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। मतलब निरंकुशता का मतलब यहाँ पर वो निरंकुश नहीं, वो एक प्रकार से स्वार्थी हो जाएगा, वो केवल अपने बारे में सोचेगा, धन कमाने के लिए आगे बढ़ेगा, और धन कमाने के चक्कर में वो अत्याचार भी कर सकता है और तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकता है। ठीक है, शासक वर्ग भी संपत्ति तथा परिवार के मोह के कारण से निजी स्वार्थों का त्याग नहीं कर पाते हैं, वे समग्र राज्यहित की उपेक्षा करते हैं। यानी कि जब वो केवल अपने परिवार उनका होगा और वो एक प्रकार से उस संपत्ति की रक्षा करेंगे, तो अपने परिवार के बारे में राजा सोचेगा, सैनिक अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। तो सैनिक और राजा दोनों के लिए, शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था है कि उतना ही आपके पास धन या उतना ही चीज़ें हों जितना आपकी ज़रूरत हो, उससे अधिक आपको नहीं रखना है। ठीक है, अपने आदर्श राज्य में शासकों को दार्शनिक बनाने, अर्थात उन्हें निजी स्वार्थ और मोह से मुक्त करने के लिए वह उन्हें परिवार और निजी संपत्ति से रहित करने की व्यवस्था करता है कि राजा का परिवार ना हो या उसके पास, ताकि अगर परिवार होगा तो निजी संपत्ति रखेगा, अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यानी राजा को जो है निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करनी चाहिए। राजा अगर स्वार्थी हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, और भ्रष्ट हो जाएगा तो जनता पर अत्याचार होगा, और इस तरीके से जो एक प्रकार से वर्तमान में व्यवस्था एथेंस में थी, फिर वही व्यवस्था आ जाएगी। इस वजह से प्लेटो कहता है कि एक राजा जो है या सैनिक वर्ग जो है उसको संपत्ति का मोह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी यह व्यवस्था शासकों के लिए ही नहीं, यह सैनिक वर्ग के लिए भी थी। साम्यवादी व्यवस्था का मतलब क्या है कि भाई सभी के लिए काम किया जाए बराबर तरीके से। निजी संपत्ति रखने के पक्ष में बिल्कुल भी प्लेटो नहीं होता है। यानी आप पर्सनल संपत्ति नहीं रख सकते प्लेटो के यहाँ, जब आप राजा हो या आप सैनिक वर्ग के हो, क्योंकि राज्य के रक्षक होने के कारण उनका भी स्वार्थ रहित और राज्य हित के प्रति समर्पित होना आवश्यक होता है। उसने उत्पादक वर्ग को इससे मुक्त कर रखा है, यानी उत्पादक वर्ग इससे मुक्त है। उत्पादक वर्ग जो है वो जो है रख सकता है अपना जो है पैसा रुपया, निजी स्वार्थ कर सकता है, लेकिन सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, ये दो वर्ग जो हैं ये निजी संपत्ति नहीं रख सकते। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने बताई। इसके अलावा चौथी जो व्यवस्था करी इन्होंने अपने राज्य में, ठीक है, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, वो उसकी चौथी विशेषता और लास्ट विशेषता ये है। देखिए, इतना ही विशेषता आपकी पर्याप्त है, इतना ही लिख देंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। न्याय पर आधारित राज्य है इसका। ठीक है, प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। उसकी न्याय की अवधारणा परंपरागत धारणाओं से बिल्कुल अलग है और पूर्णतया मौलिक है। प्लेटो से पहले ऐसी न्याय की व्यवस्था किसी ने नहीं करी थी। उसके अनुसार अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य अथवा समाज के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन
ही न्याय होगा। यानी कि जो राज्य के द्वारा या जो एक प्रकार से समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं या कानून बनाया गया है उसका पालन करना ही न्याय होगा। ठीक है, अगर उसके तहत ही चीज़ें होंगी तो वही न्याय है। अगर इसके खिलाफ चीज़ें जाती हैं तो वो एक प्रकार से न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। और अन्याय जब कोई व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ दंड के प्रावधान भी प्लेटो करते हैं। तो इस तरीके से प्लेटो का ये आदर्श राज्य की कल्पना थी जो मैंने आपको बताई। आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा प्लेटो समाज का गुण और कार्य के आधार पर विभाजन करते हैं। इसके अलावा विशेषीकरण पर बल देते हैं, आदर्श राज्य के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था देते हैं। ठीक है, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत करी गई है उसको लेकर के तमाम प्रकार के विद्वानों ने उसकी आलोचनाएं भी करी हैं। फिर भी तमाम आलोचनाओं का सामना करते हुए प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो बहुत ही सुटेबल है और उस समय के लिए एथेंस के लिए खास करके बहुत ही ज़बरदस्त एक व्यवस्था प्लेटो प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से प्लेटो का जो ये आदर्श राज्य की कल्पना है जिसके सिद्धांतों, इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा जो आपका टॉपिक होता है इसमें प्लेटो के द्वारा जो बताया गया है वो होता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत। प्लेटो किस प्रकार के न्याय की बात करता है कि बेसिकली प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करने के साथ साथ न्याय सिद्धांत भी बताते हैं कि न्याय कैसे करना चाहिए। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा प्लेटो के न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सारे क्लासेस या सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स प्राप्त करना चाहते हैं, एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, 1 2 क्लास 3 क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी, बाकी सारी क्लासेस आपकी जो है प्राइवेट फॉर्म में अधिकतर क्लासेस होंगी। बाकी मॉडल पेपर वगैरह आपको यूट्यूब पर मिलेंगे सारी चीज़ें, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रयास यही करेंगे कि आप हमसे जुड़ जाएँ, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा और पीडीएफ के साथ साथ आपको जो प्राइवेट क्लासेस होंगी, अनलिस्टेड क्लासेस होंगी, वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम। इसके साथ ही साथ आपके साथ जैसे ये एसएमएस करेंगे आपसे गुरु जी हमको कोर्स लेना है, ज्वाइन होना है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे, केवल 100 रुपये फीस में। फीस कितनी रखी गई बेटा, फीस रखी गई आपकी 100 रुपये। इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहली बात इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। दूसरी बात इसमें आपको लाइव क्लासेस के बाद में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तीसरी बात इसमें उस चैप्टर वाइज जो आपके पीडीएफ होंगे वो मिल जाएंगे। पांचवी बात इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी। और छठी बात इसमें चौथी बात, पांचवी बात इसमें क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज टाइप के लगभग 5 से 6 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको छठी बात ये कि सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आंसर इसमें मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो जब एग्ज़ाम टाइम आपका आएगा तो उसमें मैराथन क्लासेस, महासंग्राम वीडियो जो होंगी उसकी भी पीडीएफ नोट्स बनेगी और उसकी क्लासेस सब कुछ आपको मिलेगी मात्र 100 रुपये में। यही नहीं, 100 रुपये में मात्र इतने ही सरप्राइजेज नहीं, आपके लिए और भी सरप्राइज रखी गई हैं। जैसे कि अगर आप 100 रुपये हमको पेमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जाएगी। ठीक है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जाएगी क्लास की। ठीक है, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ केवल एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा बेटा, बल्कि आपके तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ और एक जो चौथा सब्जेक्ट होगा उसका भी, माइनर वगैरह अगर होगा तो भी उसका। और अगर आपका एक सब्जेक्ट को करिकुलर में है, को करिकुलर में वैसे एक सब्जेक्ट आपका होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसकी परीक्षा हमेशा आपकी क्या होती है, तो योगा और फिजिकल एजुकेशन जो होता है ये आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। हमेशा 100 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसके लगभग 15 जो है मॉडल पेपर के सेट हमारे पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपकी वहाँ पर क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप मात्र 100 रुपीज़ में प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे से जो है पेमेंट करवाना चाहे तो भी करवा सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा हमारे व्हाट्सएप पर। तो इस तरीके से आपके लिए इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था कर दी गई, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ जाए। अभी सोचे ना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही सरल अंदाज में, बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को और इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप एसएमएस करें तुरंत 91 61 93 60 62 पर और जुड़ जाएँ। देर ना करें, क्योंकि देर करेंगे उतना ही आपका एक प्रकार से जो है, जितना देर करेंगे उतना ही आपका ही घाटा होगा। क्योंकि आप अगर अभी जुड़ेंगे तो आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी लगातार, लेकिन जब आप बाद में जुड़ेंगे तो फिर क्लासेस आपको इकट्ठे मिलेंगी, तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अभी जुड़ेंगे तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि भाई इतने बजे से आज क्लास होने वाली है। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएँ।
सभी लोग जुड़िए भाई, चले SMS कर दीजिए, सभी लोग कर दीजिए। 100 रुपये मत सोचिए। अगर आप एक सब्जेक्ट की बात की जाए, एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो आपकी 60 रुपीज़ की पड़ेगी। तो 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की पड़ेगी? 300 रुपये की पड़ेगी। 300 रुपये आप खर्च करेंगे। एक सब्जेक्ट का अगर आप किताब लेंगे तो आपकी कितनी पड़ेगी? लगभग 200 या 250 रुपये की किताब आती है। तो 200 रुपये की किताब, आप 5 सब्जेक्ट किताब लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1000 रुपये की आपकी किताब ही बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप केवल 100 रुपये में चीज़ें आप प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसमें आप पीछे ना हटें। मेरे हिसाब से आप सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। अगर आप जुड़ते तो आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चले। ज़्यादा बताएंगे तो लगेगा कि गुरुजी जो है जो गुरुजी जानबूझ करके चीज़ें बता रहे हैं ज़्यादा धाकड़ अंदाज में, कि बच्चे ले नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेंगे आपका ही फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़ना है तो भी आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे तो भी आपको क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पर। लेकिन हाँ, सारी क्लासेस आपको नहीं अवेलेबल हो पाती यूट्यूब पर, इस वजह से बताया जाता है। और PDF नोट्स आपको नहीं मिल पाती। बेसिकली PDF नोट्स के लिए ही ग्रुप बना हुआ है। PDF नोट्स आपको मिलेगा, वहाँ पर विस्तार से PDF नोट्स मिलेगा। सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में चीज़ों को मिलने का प्रयास रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा आपका जो पॉइंट है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है, प्लेटो का न्याय का क्या अर्थ है? न्याय के बारे में प्लेटो क्या बताते हैं, इनकी विचारधारा क्या है न्याय को लेकर के? देखिए, प्लेटो के न्याय संबंधित सिद्धांत की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है भाई? प्लेटो का न्याय सिद्धांत यही होता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगर बात की जाए, हमारे घर पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको कितना भी क्लास ले रहे हो, बाहर इतना बोलेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। इसमें हमारे पिताजी ही शामिल हैं, दादाजी हैं। ये लोग इतना तेज़ बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अब पिताजी हैं, दादाजी हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तेज़ बोलते हैं, इतना तेज़ बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, बार बार समझाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, वो वॉइस प्रूफ चीज़ें करवाएं भी, लेकिन फिर भी अंदर वॉइस कभी कभी थोड़ी बहुत प्रवेश कर जाती है। थोड़ा सा वो जो विंडो है उसको विंडो भी बंद करवाना पड़ेगा मुझे लगता है। चले, तो न्याय सिद्धांत जो प्लेटो का है वो क्या है भाई? पहला, व्यवस्था। विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है इनका न्याय। किसके? विशेषीकरण के सिद्धांत पर। क्या है विशेषीकरण? देखिए, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को समाज में वह कार्य अथवा कर्तव्य मिलना चाहिए व्यक्ति को जो उसके प्राकृतिक गुण के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में बहुत तेज हो, उसको कुदाल पकड़ा दे, या वो कुदाल चलाने वाला हो उसको दे दे कि भाई तुम गीता का पाठ करो, या ऐसे ही तमाम प्रकार की चीज़ें। जो काम जिस व्यक्ति को परफेक्ट तरीके से आता हो, उस व्यक्ति को उस काम को सौंपना चाहिए। ये न्याय कहता है प्लेटो का। प्लेटो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस काम में पारंगत है उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। अब पता चला कि हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमसे कह दो कि जाओ जो है चरी काट लाओ खेते से जाए के, या खेत में जा कर के बढ़िया गन्ना के खेत में चले जाओ, आप ये काम कर लो, तो वो उतना परफेक्ट तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि पहले मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन जैसे जो व्यक्ति वो चीज़ें नहीं किया है, कभी आप डॉक्टर से बोल दो कि आकर किसी डॉक्टर से बोलो कि आकर के वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दे, तो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ाएगा। वो सुई लगाएगा, वो आप किसी मरीज को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। अब हमसे बोल दो कि जा करके आप इंजेक्शन चढ़ा दो किसी को, हम इंजेक्शन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो यानी प्लेटो का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को वही काम सौंपना चाहिए जो व्यक्ति उस काम में एकदम से परफेक्ट हो। ठीक है, यानी विशेषीकरण का सिद्धांत यही है। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है कि भाई जो काम जो व्यक्ति अच्छे तरीके से करता है उसको वही काम दिया जाए, उसके प्राकृतिक गुण के जो काम अनुकूल हो वही काम उसको देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरी बात, वैधानिकता की सीमा से बाहर। वैधानिकता की सीमा से बाहर क्या है? देखिए, सामान्यतया न्याय की धारणा वैधानिक होती है, कानूनी होती है, परंतु उसने, किसने? प्लेटो ने न्याय की धारणा को वैधानिकता की सीमा से बाहर कर उसे व्यापक बना दिया है। यानी कि और उसकी यही धारणा नैतिक है। यानी वो नैतिकता पर फोकस करते हैं, कानूनी चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। कानून तो है, लेकिन कानून से भी बढ़ करके न्याय होता है, और न्याय की सीमा कानून से भी बढ़ करके है। अगर नैतिकता में बाधा उत्पन्न होती है, आदर्शात्मकता में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में कानून का उल्लंघन भी अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो उसको न्याय जो दिया जाएगा वो नैतिकता के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यानी कि वैधानिकता की सीमा से बाहर इनका न्याय सिद्धांत काम करता है। क्लियर? तीसरा सिद्धांत इसका है निर्धारित कर्तव्य का पालन। प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति के मन को न्याय का निवास स्थान मानते हैं। हर व्यक्ति के मन में न्याय का सिद्धांत या न्याय निवास करता है। प्लेटो कहते हैं कि
उसे समाज में अपने प्राकृतिक गुणों के अनुकूल निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जो काम उसका प्राकृतिक या उसका नेचर है जो काम करना, उसको वही काम करना चाहिए। इस वजह से उसका न्याय तभी होगा, ठीक है। उस व्यक्ति के साथ न्याय तभी होगा जब वह व्यक्ति अपने हिसाब से ही काम करेगा, अपने जो उसको काम आता है वही काम करेगा, ठीक है। चौथी न्याय की व्यवस्था में प्लेटो कहता है, चौथी विशेषता इसके न्याय की, प्राकृतस्थ गुणों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया है। यानी प्लेटो का समाज व्यक्तियों के प्राकृतस्थ मतलब होता है प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त उनको गुण है, पहले से क्वालिटी जो मिली है, उसके आधार पर समाज का वर्गीकरण करता है। शासन कार्य में अयोग्य तथा अक्षम्य व्यक्ति को प्रवेश वर्जित करने के लिए ही उसे ऐसा किया, मतलब उसने ऐसा किया। कहने का मतलब ये कि शासक वर्ग में ऐसे व्यक्ति ना जाएं जिनको शासन के बारे में कुछ पता ही ना हो। सैनिक वर्ग में वह व्यक्ति ना जाए जिसको सैनिक के कोई क्रियाकलाप पता ही ना हो, ठीक है। शिक्षा में वह व्यक्ति ना जाए जिसको शिक्षा के बारे में कुछ आता ही ना हो। तो यानी कि उसी लिए उन्होंने क्या किया है, प्राकृतस्थ गुणों के आधार पर समाज का विभाजन किया कई वर्गों में, जिसमें एक सैनिक वर्ग है जो सैनिक जो है मारपीट कर सकता है, रक्षा कर सकता है। शासक वर्ग में उसको रखा जो कि दार्शनिक विचारधारा का है, बुद्धिदार है, ठीक है, पढ़ा लिखा विवेक सम्मत तरीके से चीज़ों का निर्णय करता है। और तीसरे वर्ग में व्यापारियों को रखा जो व्यापार करने में माहिर हैं। चौथे को रख दिया कि भाई जो खेती वगैरह करने में माहिर हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से समाज का जो वर्गीकरण किया वो प्राकृतस्थ गुणों के आधार पर किया। पांचवा बात इसने कहता है कि अनावश्यक प्रतियोगिता का विरोध किया, यानी बिना मतलब की कोई प्रतियोगिता कंपटीशन का विरोध करता है प्लेटो का यह सिद्धांत व्यक्तियों में आत्मसंयम तथा मनोयोग की भावना पैदा करता है। यह अनावश्यक प्रतियोगिता पर रोक लगाता है क्योंकि इससे समाज में स्वार्थ और लोभ को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति जब अपने जो है कंपटीशन करेंगे अब तो उसमें स्वार्थ होगा, अनावश्यक प्रतियोगिता होगी तो कोई जीतेगा तो स्वार्थी बनता चलाएगा और जीतने का उसका मन करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, अराजकता, अशांति और अव्यवस्था को बल प्राप्त होगा अनावश्यक प्रतियोगिता से। तो इस वजह से इस चीज़ को उन्होंने क्या किया है, बैन कर दिया है कि भाई अनावश्यक प्रतियोगिता अब प्लेटो के आदर्श राज्य में नहीं होती है। या प्लेटो के न्याय सिद्धांत में क्या किया गया है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। छठी बात, आत्मत्यागी। यह व्यक्ति में कर्तव्य बोध की भावना पैदा कर उसे आत्मत्यागी बनाता है। वो अपने बारे में ना सोच करके वो जनता के बारे में सोचता है, अपने कर्तव्य का पालन बड़ी निष्ठा और बहुत ही जो है श्रद्धापूर्वक करता है, ऐसा शासक होता है। तो कहीं ना कहीं पे न्याय जो होता है, न्याय सिद्धांत में आत्मत्यागी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ अनावश्यक प्रतियोगिता का विरोध किया इन्होंने, प्राकृतस्थ गुणों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया। इसके अलावा जो है निर्धारित कर्तव्य का पालन करना, ठीक है, वैधानिकता की सीमा से बाहर जो है न्याय की बात करते हैं और विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है ये न्याय। इसकी ये विशेषता हो गई न्याय सिद्धांत की। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कुछ इस तरीके से था जिसके बारे में आपने देखा। तो न्याय प्लेटो का उन्होंने ये बताया, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है ये चीज़ें हैं। वैसे सुकरात की मृत्यु के बाद में, ठीक है, इनके प्रिय शिष्य थे प्लेटो, इन्होंने जो है यूनान के राज्य में जो बुराइयाँ थी उसको मिटाने के लिए ऐसे तमाम सिद्धांत दिए अपनी पुस्तकों में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी आलोचना कई सारे विद्वानों ने करी है। प्लेटो की आलोचना करी जाती है जैसे कि पहली बात तो ये कि न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण तथा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष के विकास पर ही बल देती है प्लेटो की, और ऐसा कर वह व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं हो पाता बच्चे का, ठीक है। उसकी इस बात के लिए भी उसकी आलोचना होती प्लेटो की कि उसने गुणों के निर्धारण का कोई ठोस और सुनिश्चित आधार नहीं प्रस्तुत किया, और यह सही है, उसने जन्म को नहीं अपितु गुण को कर्तव्य निर्धारण का आधार बनाया। नहीं, जन्म को नहीं बनाया कि भाई जन्म नहीं बल्कि क्वालिटी को बनाया है। तो इस तरीके से कई चीज़ों को लेकर के उसकी आलोचना होती है। फिर भी इसका जो न्याय सिद्धांत है बड़ा ही परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत इनका प्लेटो का, जो विद्वान बहुत ज़्यादा था तो इसने कई विचारधाराएँ दी। प्लेटो का रिपब्लिक जो पुस्तक है राजनीति पर लिखी गई रचना नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई सर्वकालिक सर्वोत्तम रचना है, ऐसा रूसो ने कहा है। ये कथन ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछा था, अथवा प्रश्न आपसे बन सकता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा प्लेटो के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, यानी शिक्षा क्यों जरूरी होती है, शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो का। यानी कि यहाँ पर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा को लेकर के प्लेटो क्या बताता है, क्या कहता है, ठीक है, क्लियर। चले लिखेंगे, प्लेटो ने एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त अराजकता का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसमें शासक जो है एकदम से ना हो, जनता अपने मन का काम कर रही हो, जनता पर किसी का नियंत्रण ना हो, अव्यवस्था फैली हो और भ्रष्टाचार एकदम से पूरे के पूरे जो है समाज में लिप्त हो।
तथा यूनान की अन्य शासन प्रणालियों की बुराइयों और त्रुटियों से मुक्त एक आदर्श राज्य की परिकल्पना अरस्तु ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में करी। ठीक है, तो रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने इस तरीके की चीज़ों की कल्पना करी जो कि बहुत ही परफेक्ट भी रही है। ठीक है, तो प्लेटो बहुत ही विद्वान आदमी था, तो उसने आदर्श राज्य की कल्पना में शिक्षा के सिद्धांत पर भी बल दिया। राज्य शासन और समाज का स्वरूप कैसा हो, इसके लिए ही उसने रिपब्लिक पुस्तक में न्याय, शिक्षा तथा शासक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था के अपने मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। प्लेटो की अगर बात की तो शिक्षा के सिद्धांत की बात करता है। वो शासक को साम्यवादी या शासक को अच्छा बनाने का काम करता है, शासक के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसकी अगर बात की जाए तो उस रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, आदर्श राजा, एक राजा कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और एक राजा किसी व्यक्ति को कैसे बनाया जाता है, सारी बातें रिपब्लिक नाम की पुस्तक में इन्होंने बताई है। साम्यवादी व्यवस्था बताया जिसमें कहा कि शासक वर्ग या सैनिक वर्ग को संपत्ति, निजी संपत्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो निजी संपत्ति रखेगा तो वो स्वयं उसमें लिप्त होता जाएगा और भ्रष्टाचारी हो जाएगा, शासन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। एक सैनिक या एक राजा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा उसको करनी चाहिए। ये बात प्लेटो बताता है। ठीक है, यद्यपि यह मुख्यतया राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है जो रिपब्लिक है, तथापि इसमें आदर्श राज्य की शिक्षा पद्धति पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के लक्ष्य इस प्रकार हैं। कई सारे सिद्धांत उसने बताए शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के प्लेटो की जो बातें हैं या विशेषताएं हैं, जो सिद्धांत है, उसके पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात प्लेटो कहता है, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना की परिकल्पना को मूर्त रूप देना इसका सबसे पहला लक्ष्य है। यानी कि आदर्श राज्य जो हो वो न्याय पर आधारित हो। ठीक है, न्याय पर आधारित अगर राज्य होगा तो अच्छा रहेगा, जनता उसमें सुखी रहेगी, राजा भी सुखी रहेगा। तो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की कल्पना करना इसका पहला रूप है, मतलब पहला सिद्धांत। ठीक है, शिक्षा का। दूसरी बात, शिक्षा सिद्धांत में कहता है कि इसकी मान्यता यह है प्लेटो की कि न्याय की स्थापना तभी संभव है जब व्यक्तियों के नैसर्गिक गुणों का विकास तथा उनके अनुरूप समाज में उनके कर्तव्यों का निर्धारण और उनका पालन होगा। यानी तभी एक प्रकार से व्यक्ति के नैसर्गिक गुणों का विकास होगा। मतलब कि न्याय की स्थापना कब होगी, जब व्यक्ति के नैसर्गिक या जो प्राकृतिक गुण है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलेगा। यानी कि जो व्यक्ति जिस लायक है उस व्यक्ति को ऐसा काम मिलेगा, जो व्यक्ति जैसा जितना क्षमता है उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी, तो तभी उसके साथ न्याय होगा और तभी एक प्रकार से एक अच्छा राज्य की कल्पना कर पाएंगे। और व्यक्ति जब शिक्षित होगा, व्यक्ति जब पढ़ेगा लिखेगा, तब वह इन चीज़ों को जान पाएगा। तीसरी बात, इसका लक्ष्य विशेष रूप से शासक और सैनिक वर्गों के गुणों का विकास करना है। प्लेटो कहता है कि दो वर्ग मुख्यतः पूरे के पूरे समाज को डील करते हैं, एक होता है शासक वर्ग और दूसरा होता है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग रक्षा करता है, शासक वर्ग जो होता है वो देश को चलाता है, देश के में नियमों की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीज़ें। तो लक्ष्य क्या है, शासक तथा सैनिक वर्गों के क्वालिटी का विकास करना, शिक्षा के द्वारा ही ये संभव है। चौथी बात, प्लेटो कहता है कि कर्तव्य पालन के लिए चरित्र निर्माण को वह आवश्यक मानता है कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप अपना कर्तव्य पालन करेंगे। कर्तव्य किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा तब जब उसका चरित्र साफ होगा, उसका जो कैरेक्टर होगा वो ठीक ठाक होगा। यही कारण है कि उसने इसे भी अपनी शिक्षा पद्धति का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसको? कर्तव्य पालन के लिए चरित्र निर्माण को। चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी है। पांचवी बात, इसके साथ साथ कर्तव्य पालन की भावना का विकास करना भी इसका लक्ष्य है। उसकी शिक्षा पद्धति सकारात्मक साधक के रूप में काम करती है, यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में कर्तव्य पालन की जो जिज्ञासा है या कर्तव्य पालन की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। तो शिक्षा व्यवस्था में इन सभी चीज़ों पर भी बल दिया। प्लेटो की अगर बात की है तो प्लेटो के समय यूनान में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रमुख रूप से विद्यमान थीं। उनमें से एक एथेंस और दूसरी स्पार्टा की थी। एक एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी, दूसरी स्पार्टा की थी। दोनों एक दूसरे मतलब ये राज्य हैं। वह किसी से संतुष्ट नहीं था, ना तो एथेंस की शिक्षा पद्धति से और ना ही वह एक प्रकार से एथेंस की शिक्षा पद्धति से भी बिल्कुल भी जो है उसको स्वीकार नहीं करते थे और ना ही स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को। उसने अपनी शिक्षा पद्धति की दोनों त्रुटियों से मुक्त तथा उसमें अच्छाइयों का समन्वय किया, इन दोनों में व्याप्त बुराइयों को खत्म किया और एक नई शिक्षा पद्धति का उदय किया या व्यवस्था की, जो कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना जाता है।
ऐसा कर उसने एक मौलिक शिक्षा पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत करी जिसका लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा राज्य को न्याय पर आधारित होना था। तो व्यक्ति का मतलब कि शिक्षा व्यवस्था जो प्लेटो की है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का चौतरफा विकास, व्यक्ति का चौमुखी विकास करने की तरफ द्योतक है। क्लियर। वह शिक्षा पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण का पक्षधर था, यानी कि शिक्षा जो होती है उस पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का होगा, राजा का होगा। और एक राजा दार्शनिक होगा तभी वो अच्छे तरीके से शिक्षा पर कंट्रोल कर पाएगा। वो शिक्षा की व्यवस्था तभी कर पाएगा एक शासक जब वो एक प्रकार से आदर्श शासक की भूमिका में होगा। आदर्श शासक वो कब होगा? जब वो एक दार्शनिक विचारधारा, विवेक संबद्ध तरीके से चीज़ों को देखेगा और एक दार्शनिक नजरिए से पूरे के पूरे राज्य को समझेगा। क्लियर। उसकी शिक्षा पद्धति में शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसने यानी प्लेटो ने उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा है। किसको? शिक्षा व्यवस्था को अपनी। पहली प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा जो आपकी क्लास 12 के बाद में आप मान सकते हैं इसको। ठीक है। तो इस प्रकार से उसने प्रारंभिक शिक्षा के लिए 4 से 20 वर्ष तक आयु निर्धारित की है, यानी 4 से लेकर के 4 में एडमिशन हो बच्चे का और 20 साल तक यानी 4 वर्ष पर एडमिशन होने के बाद में 20 साल तक वो शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा लेगा। और इसे उसने सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य किया, यानी कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो 4 से 20 साल तक शिक्षा उसको लेना बहुत ज़रूरी है अगर उसके राज्य में रहना है। उसने लोगों की भावनाओं और उसके संवेगों को संतुलित कर उनका चरित्र निर्माण करना जो है इसका लक्ष्य निर्धारित किया कि भाई सभी की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और सभी के समन्वय के विकास किया जाए, संतुलित विकास किया जाए सबका, ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चा की बुद्धि जो है वो अपने राज्य के प्रति नतमस्तक हो सके, वो अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके, ऐसे तमाम चीज़ें। इसी के साथ साथ उसने बच्चों में सैनिक गुणों का विकास भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि प्रारंभिक तरीके से बच्चों में सैनिक क्वालिटी भी डेवलप हो ताकि बच्चे आगे चल करके देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और सैनिक वर्ग में भी जाएं। इसे भी उसने दो भागों में विभाजित किया सैनिक वर्ग को, 4 से 18 वर्ष तक आयु तक की शिक्षा और दूसरा 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। ठीक है। इस तरीके से शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को बांटा और 20 साल के बाद में उसने उच्च शिक्षा की बात करी। ठीक है। जो कि शासक वर्ग या सैनिक वर्ग ले सकता है। पहली शिक्षा योजना में व्यायाम, संगीत मुख्य विषय रखे गए। व्यायाम शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं था, इसे उसने व्यापक अर्थ में लिया, यानी कसरत हो गया, कसरत के जरिए शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके साथ साथ मानसिक गुणों का विकास, मेंटल क्वालिटी डेवलपमेंट पर भी बल दिया। चरित्र का विकास इसके अंतर्गत रखा गया शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में। वह संगीत को मन को स्वस्थ बनाने का साधन मानते हैं, यानी कि संगीत अगर सुनता है व्यक्ति तो उसका मन जो होता है शांत रहता है, मन विचलित नहीं होता है। ठीक है। और मन को एक प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए संगीत की व्यवस्था भी प्लेटो की शिक्षा पद्धति में रहा है। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति दो प्रकार की शिक्षा पद्धति, 4 से 18 साल तक प्रारंभिक शिक्षा और 20 से लेकर के और बाद की शिक्षा जो है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा सभी लोग नहीं ग्रहण करते, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको सभी वर्ग के व्यक्ति ग्रहण करते हैं, ऐसा प्लेटो कहता है। क्लियर। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको समझा आपने, न्याय व्यवस्था को समझा, प्लेटो का आदर्श राज्य समझा। अब प्लेटो के साम्यवाद की बात कर लेते हैं। ठीक है। चौथा सिद्धांत, प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए अथवा प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या प्लेटो का साम्यवाद क्या है। देखिए, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए अपने लक्ष्य की पूर्ति को प्लेटो केवल शिक्षा रूपी सकारात्मक साधन तक ही सीमित नहीं करता है, केवल शिक्षा को ही आधार नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसको स्वतः या उसका निजी धन नहीं होना चाहिए, राजा का हो या सैनिक वर्ग का हो, उसको अपने धन का एक प्रकार से इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। राजा को एक प्रकार से सभी के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था को बताया। इसके लिए उसने नकारात्मक साधन की भी एक योजना प्रस्तुत करी, जिसे विद्वानों ने प्लेटो का साम्यवाद अथवा उसका साम्यवादी सिद्धांत कहा। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उसने अपनी इस योजना को कहीं भी साम्यवाद की संज्ञा नहीं दी, यानी कि प्लेटो ने खुद अपनी विचारधारा को साम्यवाद नहीं कहा। यह इस बात से संकित था कि संपत्ति और परिवार के मोह के कारण से शासक वर्ग जो होगा पदभ्रष्ट हो जाएगा और कर्तव्यच्युत हो जाएगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। जब व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगता है, निजी स्वार्थों के बारे में, तो दूसरे के स्वार्थ को भूल जाता है। इस वजह से प्लेटो कहता है कि जब आप एक राजा हो या एक सैनिक हो तब आप अपने बारे में ना सोच करके पूरे देश के बारे में सोचें, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। इस वर्ग की तरह ही वह सैनिक वर्ग
भी पदभ्रष्ट और कर्तव्यच्युत होने को से रोकना चाहता है। वह कहता है कि समाज में दो वर्गों के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, वो अपने कर्तव्य के मार्ग से हट जाएंगे, वो निजी स्वार्थों पर ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे। ठीक है। समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना तथा उसके विकास के लिए वह अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक वर्गों का चरित्रवान, यानी शासक वर्ग हो चाहे सैनिक वर्ग हो, दोनों का चरित्रवान होना, ईमानदार होना और कर्तव्यनिष्ठ होना स्वीकार किया है। यानी अगर ये नहीं होगा व्यक्ति तो फिर राज्य अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। आदर्श राष्ट्र की कल्पना में उसने साम्यवादी शासक की बात करी है, साम्यवादी जो है सैनिक वर्ग की बात करी है। हालांकि साम्यवादी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं प्लेटो, लेकिन वो ये कहते हैं कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका घोर विरोध करते हैं। ठीक है, ताकि वो पदभ्रष्ट न। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने इन दोनों वर्गों के लोगों को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त करने की एक योजना प्रस्तुत करी, जिसे उसका साम्यवाद कहा जाता है। यानी कि ना तो इसका परिवार हो सैनिक वर्ग का और ना ही उसका निजी, एक प्रकार से जब जैसे उसको अपनी गद्दी पर बैठना हो तो परिवार का मोह और धन का मोह त्याग देना चाहिए। परिवार और धन यानी कि लोभ और मोह, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ से हटा सकती हैं। इसीलिए प्लेटो कहता है कि इन दोनों मुद्दों पर व्यक्ति, जो शासक वर्ग है या सैनिक वर्ग है, इसको इन दो लोभ और मोह से बिल्कुल परे होना चाहिए। ठीक है, यही बात उसके साम्यवाद को दर्शाता है। इसके साम्यवाद का स्वरूप क्या होता है देखें इसको। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, इसको और कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को। प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप आधुनिक साम्यवाद की तरह आर्थिक और सामाजिक ना होकर के विशुद्ध राजनीतिक है। यानी प्लेटो का साम्यवाद जो है राजनीतिक है, सामाजिक और आर्थिक नहीं है। उसने आर्थिक और सामाजिक शोषण की संपत्ति तथा समाज की आर्थिक और सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना नहीं, अपितु शासक एवं सैनिक वर्ग के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए और उसे चरित्रवान कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए यह योजना प्रस्तुत करी है, न कि समाज में बराबरी करने के लिए। या जैसे आजकल साम्यवाद का मतलब क्या है कि समाज में सभी वर्ग बराबर है। ठीक है, पूंजीपति वर्ग का नहीं होना, पूंजीपतियों का विरोध करना, समाज सभी उपलब्ध वर्ग विहीन समाज की कल्पना करना, जो साम्यवाद है वो यही बताता है आधुनिक साम्यवाद। लेकिन जो प्लेटो का साम्यवाद है वो कहता है कि राजा चरित्रवान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, सैनिक वर्ग कर्तव्यनिष्ठ हो और चरित्रवान हो। ठीक है, यह एक नकारात्मक व्यवस्था है, अर्थात यह शासक और सैनिक वर्गों को परिवार और संपत्ति के मोह से मुक्त करने की व्यवस्था, इसीलिए इसको नकारात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। नेटलशिप के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा के द्वारा निर्मित प्रवृत्तियों को प्रभावकारी बनाने के एक साधन के रूप में काम करता है और वह दो भागों में विभक्त है। इसका साम्यवाद पहला होता है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। संपत्ति मतलब संपत्ति आप नहीं रख सकते, ठीक है, और दूसरा परिवार के मोह से हटना, यानी लोभ, ये होता है संपत्ति मतलब लोभ, ठीक है, और ये होता है आपका मोह। मैंने आपको बताया लोभ और मोह दोनों से परे होना चाहिए एक शासक वर्ग को, एक सैनिक वर्ग को। इस साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत वह अभिभावक वर्ग अर्थात शासक वर्ग ही अभिभावक वर्ग कह सकते हैं, और सैनिक वर्गों के लोगों को संपत्ति विहीन कर देता है। उसने रिपब्लिक में कहा किसने, प्लेटो ने, कि संपत्ति से मुक्त होने पर ही वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। यदि वे भूमि, भवन और धन का अर्जन करेंगे तो अन्य नागरिकों के सहायक होने के बजाय उनमें उनसे द्वेष और घृणा करने लगेंगे। वो लोगों को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरह वे राष्ट्र के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार उसका संपत्ति संबंधी साम्यवाद आर्थिक ना होकर के विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। वह अभिभावक वर्ग को लोभ और मोह और भोग की लालसा से मुक्त करता है ताकि वे राज्य की एकता, सुदृढ़ता और सुव्यवस्था के लिए अपने कर्तव्य का समुचित ढंग से पालन कर सके। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि एक राजा और एक सैनिक वर्ग को लोभ, मोह और माया के झंझट से मुक्त होना चाहिए, और वो ऐसा होगा तब वह एक प्रकार से एक आदर्श राजा बनेगा, आदर्श सैनिक बनेगा। और अगर वो लोभ मोह में फंस जाएगा तो अपने परिवार के बारे में ही सोचेगा और उन्हीं के पालन पोषण में लगा रहेगा। अगला पॉइंट, अगला जो विशेष मतलब इसका जो है सिद्धांत है वो है संपत्ति को लेकर के। ठीक है, संपत्ति के साम्यवाद के विषय में प्लेटो के विचारों की चर्चा कीजिए, अथवा प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। साम्यवाद के बारे में प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है और एक परिवार का साम्यवाद, दो साम्यवाद इन्होंने बताए। तो जो संपत्ति का साम्यवाद है वो क्या है? देखिए, प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक और व्यवहारिक आधारों पर अपनी इस व्यवस्था का समर्थन किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके समर्थन का आधार यह है कि शासक और सैनिक वर्ग के लोग अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से तभी पालन कर सकेंगे जब वे मोह, इंद्रिय तृष्णा और भोग की लालसा से मुक्त रहेंगे।
शासक वर्ग में विवेक और सैनिक वर्ग के शौर्य बनाए रखने के लिए इसमें मुक्ति की स्थिति आवश्यक है। दार्शनिक दृष्टि से उसके समर्थन का आधार यह है कि शासक का कार्य या शासन का कार्य एक विशेष तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें बाधा पैदा करने वाले तत्वों से शासक को मुक्त होना चाहिए। बाधा कौन उत्पन्न करता है? स्त्री उत्पन्न कर सकती है बाधा, ठीक है। मोह, जिसको कह सकते हैं मोह सकल व्याधिन के मूला, तो मोह जो होती सभी व्याधियों की जड़ होती है। सभी आप देखते हैं मोह में व्यक्ति अगर बसीभूत हो जाता है तो उसको प्रेम में अगर कोई व्यक्ति है उसको पता नहीं चलता कि हम क्या रहे हैं, ठीक है। माता पिता के प्रेम हो, चाहे पुत्र का प्रेम हो, चाहे प्रेमिका का प्रेम हो, ठीक, किसी के प्रेम में व्यक्ति अपने हद पार कर सकता है। प्लेटो धन को एक ऐसा ही तत्व मानता है, अतः वह शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की इससे मुक्ति की योजना प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दृष्टि से उसके समर्थन का आधार यह है कि शासन सर्वाधिक गुण संपन्न व्यक्तियों के हाथ में ही होना चाहिए। संपत्ति का मोह और उसकी लालसा गुणों का अंत कर देती है। अगर संपत्ति के व्यक्ति लिप्सा में फंस जाता है व्यक्ति, तो वह चीज़ों को आगे नहीं कर पाता। व्यवहारिक दृष्टि से उसके चिंतन का आधार यह है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के केंद्रीयकरण से भ्रष्टाचार, स्वार्थ और अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। इस वजह से संपत्ति और परिवार के मोह से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, तभी एक आदर्श राज्य की कल्पना संभव है, ठीक है। अगला सिद्धांत जो आ गया, अगला सिद्धांत जो प्लेटो का है वो है भैया प्लेटो का दार्शनिक राजा की। प्लेटो जो दार्शनिक राजा की बात करते हैं या एक प्रकार से एक आदर्श शासक की बात करते हैं, दार्शनिक राजा की बात करते हैं, वो क्या है? प्लेटो का यह विश्वास था कि शासक जब तक दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। उसने शासकों के लिए 50 वर्ष की आयु तक के सुदीर्घ प्रशिक्षण की व्यवस्था की है कि शासक को एक ट्रेनिंग अच्छी मिलनी चाहिए। शासक को सारे नियम कायदों के बारे में पता होना चाहिए, किस मुद्दे पर कैसे निर्णय लेने चाहिए, सारी बातें प्लेटो को ऑलरेडी पहले से पता, ठीक है। उसे अपने जीवन में एथेंस आदि राज्यों के अज्ञानी शासकों के दुष्परिणामों को देख करके यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक सच्चे दार्शनिक शासक ना बने। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा तब तक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, बुराइयों का अंत बिल्कुल भी नहीं होगा। अतः उसने रिपब्लिक नाम की पुस्तक में उसने लिखा कि हमारे नगर यानी राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना अथवा शक्ति ना होगी तब तक जो है इस प्रकार की बुराइयां नहीं खत्म होंगी, ठीक है। केवल इसी प्रकार स्वार्थ में डूबे हुए राजनीतिज्ञों के कुशासन और दलबंदियों का अंत हो सकता है जब राजा पढ़ा लिखा होगा, दार्शनिक होगा। प्लेटो के दार्शनिक न केवल ज्ञानी हैं किंतु साम्यवाद की व्यवस्था के कारण से कांचन और कामिनी, कांचन माने होता है सोना या जो है रुपया पैसा, कामिनी माने होता है स्त्री, तो कांचन और कामिनी दोनों के मोह से मुक्त होता है जब राजा, यानी भोग से मुक्त होगा, लोभ से मुक्त होगा, ठीक है, इनसे मुक्त होगा तो केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा बल्कि वो जनता के बारे में सोचेगा, सभी लोगों के बारे में सोचेगा, जनता को आगे बढ़ाने के काम में जुटेगा, ठीक है। वीतराग, निस्वार्थ और कर्तव्य पारायण व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति जो है जब राजा एक दार्शनिक होगा तो निस्वार्थ काम करेगा, कर्तव्य अपने पालन करेगा, कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ेगा। इन्हीं के कारण, इन्हीं के शासन से संसार के कष्टों का अंत हो सकता है। एथेंस की शासन प्रणाली में अज्ञान का साम्राज्य था क्योंकि वहाँ का शासन का खा गा भी नहीं जानने वाले सभी व्यक्ति उच्च राजकीय पद लॉटरी के द्वारा पा लेते थे। इसीलिए वहाँ के शासन में अयोग्य और स्वार्थी व्यक्तियों का बोलबाला था। ऐसे में जब राजा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसमें जनता जो होगी वो भी उसी प्रकार से जो है व्यवहार करेगी जैसा राजा करेगा। तो एक राजा एक आदर्श प्रस्तुत करता है, इसीलिए आदर्श राज की कल्पना प्लेटो करता है, ठीक है। एक आदर्श राजा को देख करके जो जनता होती है वह भी अपने आदर्शों का आचरण करती है। जैसे कि भगवान राम को देख करके अवध के लोगों ने एक प्रकार से भगवान राम बनने की कोशिश करी, भगवान राम जैसे व्यवहार करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राजा को तभी सफल माना जाता है जब वह पढ़ा लिखा हो, दार्शनिक हो, हर एक मुद्दे पर विचार रखने वाला हो और एक विवेक संबद्ध तरीके से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जब वो चीज़ों को जो है डिनोट करेगा या चीज़ों पर अपने विचार रखेगा तो वो अच्छा विचार रखेगा, जनता के बारे में अच्छा सोचेगा जब वह अच्छे तरीके से चीज़ों को काम करेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ के शासन में अयोग्य और स्वार्थी व्यक्तियों का बोलबाला था। प्लेटो की दृष्टि में इसका एकमात्र हल था ज्ञानी दार्शनिकों को राजा बनाना था, ताकि जो है बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति राजा बनेंगे तो इस प्रकार की बुराइयां जो होंगी, जो अयोग्यता है, स्वार्थीपन है, वो सब समाप्त होगा।
इसीलिए आप देखते प्लेटो के तमाम सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया जो कि एक आदर्श राज की कल्पना में इंपॉर्टेंट है। आदर्श राज की कल्पना में आदर्श राजा होना चाहिए, न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसने अच्छी बताई। अब देखो शिक्षा को लेकर के या उसको लेकर के केजरीवाल जी ने बड़ा काम किया था, ठीक है। अवध ओझा जी उसी तरफ चले गए लेकिन हार गए, ठीक है। चूँकि बीजेपी की इतनी ज़बरदस्त लहर है और बीजेपी खास करके बहुत अच्छा काम भी करती है, ठीक है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो दिल्ली की जनता उसको स्वीकार क्यों करती बीजेपी के लोगों को। आप देखो बीजेपी मुझे भी लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत वोटों से जीतेगा, मुझे तो लग रहा था अवध ओझा बहुत ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, सब खत्म हो गया। मतलब इस तरीके से चीज़ें, मतलब कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि भाई जो है क्या नाम है, मोदी जी हमको तो 3-4 जन्म में नहीं हरा पाएंगे। 3-4 जन्म क्या, मोदी जी कहा कि चलो आपको हरा ही देते हैं, हरा दिया। तो देखिए मोदी जी बहुत विद्वान आदमी भी हैं, एक दार्शनिक बुद्धि उनके पास है। जैसे मोदी जी आज हैं वो एक प्लेटो के हिसाब से बिल्कुल सटीक हैं। पढ़ा लिखा होने का मतलब नहीं किताबी ज्ञान की आपने एमए बीएड बीटीसी ये सब कर लिया आप पढ़े लिखे हो गए, नहीं। आपको किसी मुद्दे पर, आप देखो मोदी जी जहाँ जाते हैं जिस देश में, अपना भौकाल टाइट ही करे रहते हैं, उनके नतमस्तक होते रहते हैं। विदेशों में आप देखिए उनकी कितनी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये चीज़ें हैं वो दार्शनिक क्वालिटी उनकी दर्शाती है। वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते तो अपने हिसाब से उसको देखते हैं, उसको बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके विवेक सम्मत तरीके से उसको उस मुद्दे पर विचार रखते हैं। मोदी जी के किसी भाषण में आपने नहीं देखा होगा कि बहुत बचकानी बातें बोल दी हों अन्य पार्टी के लोगों जैसे। वो बहुत ही सोच समझ करके बातें बोलते हैं। दार्शनिक शासक की विशेषताएं क्या होती हैं, देखें प्लेटो ने यहाँ लिखा कि शासक में उच्चतम प्राकृतिक गुण होने चाहिए, वह उनका अधिकतम उपयोग करता है, वह सत्य का अन्वेषक होना चाहिए एक राजा, ठीक है। क्या होना चाहिए, सत्य का अन्वेषक, मतलब कि सत्य को धारण करने वाला होना चाहिए। सत्य के धारण करने के साथ साथ राजा को कैसा होना चाहिए भाई, राजा को सत्य को धारण करने के साथ साथ एक राजा को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो सत्य का अन्वेषक हो, सत्य को आगे बढ़ाने वाला हो, ठीक है। और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता हो जब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है, यानी सत्य के खोज के लिए वो आगे बढ़ता हो हमेशा। उसमें लालन तथा इंद्रिय विषयों का भोगने की लालसा नहीं होती है, यानी कि लालच यानी कि उसके धन को कमाने की इच्छा, और इंद्रिय सुख यानी कि परिवार का जो मोह है उसको त्याग करना पड़ता है। उसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण विद्यमान होने चाहिए एक राजा में। वह मृत्यु से नहीं डरता हो, ऐसा राजा होना चाहिए, ठीक है। उसको मृत्यु कैसा समझना चाहिए कि मृत्यु एक विश्राम स्थल के रूप में उसको देखना चाहिए, ठीक है। कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो इस तरीके की विचारधारा रखेगा राजा, तभी वह एक प्रकार से आगे बढ़ पाएगा। उसे न्याय, सौंदर्य और संयम के विचारों को परम सत्य के विचार तथा मानवीय जीवन के अंतिम प्रयोजन या कार्यों का ज्ञान पहले बताई गई शिक्षा पद्धति के द्वारा होता है। शिक्षा पद्धति में वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। एक राजा को हमेशा न्याय, सौंदर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्लेटो की दृष्टि में इस प्रकार के ज्ञानी और गुणी व्यक्ति को ही शासक बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से प्लेटो ने एक आदर्श राजा की कल्पना करी, जो आदर्श राजा दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। तो एक आदर्श राज्य में ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना केवल प्लेटो जैसे विद्वान ही कर सकते हैं। उस समय की एथेंस की बुराइयों को देखते हुए उन्होंने इस प्रकार की विचारधारा दी। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य की कल्पना में ही उसके दार्शनिक शासन की बात हो जाती है, उसके न्याय की बात हो जाती है, न्याय सिद्धांत की बात, उसके शिक्षा सिद्धांत की बात हो जाती है, उसके साम्यवादी सिद्धांत की बात हो जाती है। तो आज आपने प्लेटो के तमाम प्रकार के सिद्धांतों को, विचारों को, चीज़ों को समझा, जाना और परखा, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीज़ों को आपको समझा दिया है। मेरे हिसाब से इसमें और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये रहा प्लेटो के बारे में कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास आपने किया, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर, ठीक है। प्लेटो के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। समाज शास्त्र का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। मेजर और माइनर का ये यूनिट नंबर 1 क्लास नंबर 1 आपने देखा होगा। विचलन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को मैंने आपको बता दिया था। तो ये सोशियोलॉजी का लेक्चर भी हो चुका है, और इसका जो है दूसरा जो चैप्टर आएगा वो अरस्तु वाला आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो प्लेटो के बारे में आपका लगभग ये लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। आपकी ये PDF जो होगी वो उसी ग्रुप में मिल जाएगी जिस ग्रुप में आप जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़ना कैसे, आपको SMS करना है आपको 91 61 93 60 62 पर, और हमारे साथ आपको जुड़ जाना है। अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम हमारे पास लेकर के सेंड कर दीजिएगा।
आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और ग्रुप से जोड़ने के बाद में आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल 100 रुपीज़ में आपको 3 सब्जेक्ट मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में होगी, जिसमें आपको सारे क्लासेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, किसी प्रकार का कोई भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें आपको MCQs टाइप की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। MCQs के साथ साथ लिखित भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी व्यवस्थाएँ आपके लिए कर दी गई हैं। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पर SMS करें और चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ लें, ठीक है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। हाँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ के सभी कॉलेज के लिए यह लेक्चर वैध है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आज के वीडियो के माध्यम से आपने देखा और चैप्टर संख्या 1 देखी। चैप्टर नंबर 2 में हम अरस्तू के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू ने क्या क्या बातें बताई हैं उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, अरस्तू के बारे में हम समझ लेते हैं क्या क्या चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वैध होगी। जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी की बात की तो देखें, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा CSJMU के बच्चे आप जुड़ सकते हैं, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपके और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका हो गया जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, JNVU, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है MJPRU, ठीक है, तो ये बच्चे जुड़ सकते हैं, यानी कि बरेली विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं। आप हमारे साथ हैं, जैसे BU झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके बच्चे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके मतलब सभी बच्चे, जैसे कि आपके और भी जो तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो हो गई, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं सारे के सारे। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है बच्चे जुड़ सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा जैसे आपका सिलेबस जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वैसे सभी में पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं, BA के 2nd ईयर में है यानी 4th सेमेस्टर में है, तो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, बिहार वगैरह में भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अगर सिलेबस आपका वहाँ पर बिहार में ये चीज़ें हैं 2nd ईयर में, तो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यही होगा, चूँकि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपका 3rd में था, तो 4th में आपका यही होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो आप इसको जरूर जुड़ जाएँ। इसके अलावा बाकी और भी विश्वविद्यालयों में, जैसे जिस विश्वविद्यालय का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे कि आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका एक यूनिवर्सिटी और आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इन सभी के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सारी क्लासेस आपको बिल्कुल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं और भी तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ें और बहुत ही जुड़ करके हमारे साथ आनंद के साथ जुड़ें। और इसमें क्या होगा, आपको मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपका जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका। इसके अलावा आपका जो है शिक्षा शास्त्र हो गया, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका। इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ आपको मतलब सभी सब्जेक्ट जो भी आपका है, जैसे कि आपका साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। इसके अलावा आपका मिलिट्री साइंस के भी मैं मॉडल पेपर वगैरह दूंगा, ठीक है। मिलिट्री साइंस के अलावा आपका जैसे आपकी बार इंग्लिश के भी मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, ऑब्जेक्टिव वाले लिखित वाले भी प्रयास करूंगा। इसके अलावा आपका संस्कृत का मिलेगा आपको, ठीक है, संस्कृत का, ठीक है। इसके अलावा आपको हिंदी का मिलेगा, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी का आपको मिलेगा, ठीक है। जियोग्राफी के अलावा आपको हिस्ट्री का मिलेगा। सारे सब्जेक्ट जो भी आपको लेना होगा मिल जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आज की वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 1 देखा, जिसमें विस्तार से हमने चीज़ों को आपको बताया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई? चैप्टर नंबर 1 में आज की वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे पास, हमारे साथ। आपको SMS करना है किस नंबर पर भाई? आपको SMS करना है इस नंबर पर 91 61 93 60 62। यहाँ पर 62 कर लें, 2 है ये, ठीक है। 91 61 93 60 62 पर क्या SMS करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज देने हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है।
इससे पहले आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इसमें क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस की लिंक मिलेंगी। लाइव क्लासेस की व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम टाइम के हिसाब से आपकी तैयारी, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से आपकी बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास की पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। इसमें आपको तैयारी ये हो जाएगी कि एमसीक्यूज टाइप के जो प्रैक्टिस सेट होंगे, लगभग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लिखित टाइप का जो मॉडल पेपर होगा उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक यूनिट से बनने वाले क्वेश्चन आंसर आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका बड़ा फायदा होगा। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाने की पूरी रणनीति बता दी गई है। तो जिनको भी जुड़ना है, जिनको जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से एसएमएस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि ये जो है आपका ऐसे ही इकोनॉमिक्स की तैयारी भी होगी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सभी के सिलेबस में लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी का जो 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है। इसके बाद में हम अरस्तू के बारे में चर्चा करेंगे, अरस्तू से बनने वाले तमाम प्रश्नों के बारे में। बेसिकली अरस्तू, जैसे कि ऐसे हमने आज चर्चा करा, ऐसे ही अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति या राज्य संबंधी जो विचार हैं अरस्तू के, उसको समझेंगे। अरस्तू का न्याय संबंधी विचार, जो कि अरस्तू शिष्य हैं प्लेटो के, तो प्लेटो के हिसाब से वो भी चीज़ें बताते हैं। संपत्ति पर अरस्तू के का मतलब क्या विचार रहा है। और इसके अलावा अरस्तू ने जो कहा कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अरस्तू के नागरिकता को लेकर के जो विचार दिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू का जो दास्ता सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अरस्तू ने क्रांति पर क्या विचार दिए हैं। अरस्तू राजनीति विज्ञान के चूंकि जनक हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जनक उनको क्यों कहा जाता है। तो इस तरीके से उनके तमाम विद्वान मुद्दों पर चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।